we're going to discuss about the Parkinson's disease today. But before that, we should know that Parkinsonism is a syndrome, right? And syndrome is a group of symptoms. So combination will be there like tremors, rigidity, bradykinesia, and a characteristic disturbance of gait and posture, right? Now it is divided like we have primary, secondary, and Parkinsonism plus syndromes. अब जो हमारा primary वाला है, under this comes the basic Parkinson's disease, ठीक है? ये इसकी etiology है, it can be sporadic or familial. अगला आता है secondary, ठीक है? Now under secondary, these are the various reasons, like the reason can be toxin or viral or metabolic. Head injury can be there in cases of punch, infectious drugs, ऐसी drugs जो dopamine को कम कर रही हो, है ना, receptor उसके block कर रही हो, vascular और trauma. So these are again the causes of secondary Parkinsonism. अभी हमने discuss किया, ठीक है? Like manganese toxin, you have to remember this, you know, Wilson's disease, head injury especially. Then this is the Parkinson's plus syndrome and its feature. So the first one is progressive supranuclear palsy, ठीक है? अब इसमें basically होता क्या है? There is going to be all the features of Parkinsonism plus there is going to be a vertical gaze palsy, ठीक है? क्या होगी? Vertical gaze palsy. तो अगर पेशेंट आपकी तरफ देखना चाहेगा तो उसको अपनी नेक जो है एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है? So slow ocular saccades, eyelid apraxia and restricted eye movements with particular impairment of downward gaze and rectilinear stare, ठीक है? तो पेशेंट जो है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है वो एक स्टेयर से आ जाएगा, स्टेयर का नाम है रेक्टिलियन स्टेयर, ठीक है? तो वो ऊपर की तरफ ही देखता रहेगा, ठीक है? अभी ऊपर को देख रहा है, अगर अब इसे आंखों से आंखें मिलानी है, नीचे देखना है तो ये नहीं देख पाएगा, इसलिए इसे अपनी नेक थोड़ी और पीछे को करनी पड़ेगी ताकि आप इसके विजन में आओ, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि ये किस वाले उसमें आता है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में, ठीक है? सो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक एंड अर्ली gait disturbance and falls. MRI may reveal a characteristic atrophy of the midbrain with a relative preservation of the pons, the hummingbird sign or mid-sagittal images, ठीक है? अगला आता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी. इसमें इट इज पार्किंसोनिज्म इज गोइंग टू अकर अलोंग विद सम सेरिबुलर साइंस एंड और अर्ली प्रोमिनेंट ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, यूजुअली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है? सो दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक है, ठीक है? अब इसमें क्या आ गया हमारा, ऑटोनॉमिक फीचर्स आ गए हैं, सेरिबेलर एंड ब्रेनस्टम एट्रोफी, ठीक है? अगर इतना डिटेल में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन जस्ट नेम द अंडरलाइन वन, राइट? देन कॉर्टिको-बेसल गैंग्लियोनिक डिजेनरेशन, देन डिमेंशिया विद लीवी बॉडीज. अब जो ये डिमेंशिया वाला है इसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया के साथ साथ इंपॉर्टेंट है विजुअल हेलुसिनेशंस. तो अगर कोई ओल्ड पर्सन आपको बोल रहा है कि उसे कुछ नजर आ रहा है, वो कुछ बता रहा है, सो डोंट थिंक कि वो ऐसे ही उसको कुछ मेंटल इशू हो गया, ठीक है? ऐसे ही बोल रहा है. ट्राई टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? मे बी उसको प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू योर डोपामिन, राइट? देन पार्किंसोनिज्म डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स ऑफ गुआम एंड सम ब्यूटिलोपिन पार्किंसोनिज्म, राइट? सो दीज आर पार्किंसन प्लस सिंड्रोम. मतलब पार्किंसन तो है प्लस उसमें कुछ और भी सिम्टम्स एंड फीचर्स हैं, ठीक है? Now let's talk about only the Parkinson disease, ठीक है? It is a neurodegenerative condition. So degeneration is going on that involves the progressive depletion of dopaminergic neurons in basal ganglia. अब क्यों हो रहा है आपका ये? It can be idiopathic. There can be some environmental factors and there can be some genetic factors, right? Now, the interaction between the environmental and the genetic factors, it alters the alpha-synuclein protein, rendering it toxic. मतलब इस प्रोटीन का एक्यूमुलेशन अब जल्दी और मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है? एज अ रिजल्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ल्यूई बॉडी विद इन द नाइग्रल सेल्स, दैट इज योर सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड उसके सेल्स के अंदर. सो इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन एंड द डिजीज प्रोग्रेशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी उतना ही हम देखते हैं कि इसका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो समहाउ द पैथोलॉजिकल थिंग, द फीचर विच वी कैन पिक इट अप हियर इज कि ये प्रोटीन का डेपोजिशन हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? प्रोटीन का डेपोजिशन हो रहा है. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस? तो सबसे पहले आएंगे कुछ प्री क्लिनिकल स्टेजेस, मतलब ऑनसेट ऑफ मोटर सिम्टम्स के कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले से ये कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मूड डिसऑर्डर्स, एनोस्मिया, हाइपोऑस्मिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और सम रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? जिनको कोई ऐसे कोरिलेट करके समझ नहीं सकता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में उसको पार्किंसंस होने वाला है, ठीक है? तो ये बहुत धीरे धीरे बहुत पहले से स्टार्ट हो गया होता है और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक डिजीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई होती है, ठीक है? अब जितने भी ये मोटे सिम्टम्स हैं इनका ऑनसेट जो होगा वो होगा एसिमेट्रिकल, ठीक है? और विद इन 1 ईयर वो बायलेटरल हो जाएगा, ठीक है? तो कौन से सिम्टम्स हैं? सबसे पहले आते हैं ट्रेमर्स. रेस्टिंग ट्रेमर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं. अब ये जो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं दे वर्सन विद इमोशनल स्ट्रेस एंड, ठीक है, ये वर्स कब हो रहे हैं? इमोशनल स्ट्रेस पे. और डिसअपियर कब हो रहे हैं? डिसअपियर ऑन वॉलंटरी मूवमेंट एंड स्लीप. तो दो जगहों पे ये डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है? जब कुछ काम करने को उन्हें बोलेंगे कि ये उठा के देना तो तब ट्रेमर्स उनके गायब हो जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए, और स्लीप के टाइम भी, इसीलिए इसे हमने रेस्टिंग ट्रेमर कहा है, ठीक है? पिल रोलिंग ट्रेमर, दैट मीन्स रोलिंग समथिंग बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर. इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ असली में रोल कर रहे होंगे, दे आर जस्ट डूइंग लाइक दिस. कुछ ना कुछ वो कर ही रहे हैं इस हाथ से. इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ पिल है, उसको वो रोल कर रहे हैं. तो इस तरीके के ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, नॉट ओनली ऑन योर हैंड्स एंड रिस्ट बट इट कैन इंक्लूड ऑल योर लिम्स, ठीक है? धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जॉ एंड चिन को भी ये इंक्लूड कर सकता है बट नॉट द हेड. पूरा का पूरा हेड नहीं शेक करेगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट इज रिजिडिटी.
तो द बॉडी द लिम्स दे आर गोइंग टू बी रिजिड, दैट मीन्स पहले से ही उनमें कॉन्ट्रैक्शन रही होगी। मूवमेंट करने के लिए अ सेट ऑफ मसल्स हैज टू रिलैक्स एंड वन हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केसेस में ऐसा नहीं है। देयर इज इंक्रीज्ड एंड परसिस्टेंट रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, राइट। सो यहाँ पे हमेशा ही रहेगी रेजिस्टेंस टू एनी मूवमेंट, स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ रिजिडिटी होती है जो आप विद द पैसेज ऑफ स्पीड्स, अगर आपने आपका मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन वाला डिफरेंशिएटिंग चार्ट अच्छे से देखा है तो वहाँ पे आप देखते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिजिडिटी गायब हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रिजिडिटी वी कैन सी, लेड पाइप रिजिडिटी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड कॉग व्हील रिजिडिटी व्हेन ट्रेमर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन रिजिडिटी अ रेचेट लाइक जोकीनेस इज फेल्ट, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी फिर वो रिलैक्स हो जाएगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, तो ऐसा चलता ही रहता है कॉग व्हील की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूमेंट्स मैन्यूवर, पेज स्लिप एज दे फ्लेक्स द थंब, दैट मीन्स अगर ये मैंने पेज पकड़ने को दिया है ऐसे, ठीक है, और आपको खींचना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अपने थंब को ऐसे एक्सटेंड करके रखा है, लेकिन इन दीज पेशेंट्स क्या होगा, ये अपने थंब को ऐसे फ्लेक्स कर देते हैं और देखो ग्रिप कम हो जाएगी और ये इजीली स्लिप हो जाएगा, राइट। सो दिस इज फ्रूमेंट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट विल बी ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट्स, सब कुछ ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो डिफिकल्टी ऑफ इनिशिएटिंग वॉलंटरी मूवमेंट, आप उसको बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक चल, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि वो कैसे चले, ठीक है, वो नहीं चल पाएगा। इनिशिएट करना ही उसके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। फिर जब वो चल रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा कम होगा, ठीक है, जब वो चल रहा होगा उसका रिडक्शन ऑफ स्विंगिंग ऑफ आर्म्स, आर्म्स नहीं कर रहे होंगे स्विंग, ठीक है, और उसका पोस्चर कैसा होगा, स्टूपिंग पोस्चर होगा, ठीक है, स्टूपिंग सा पोस्चर होगा उसका, स्विंग नहीं कर रहा होगा आर्म्स, ठीक है, उसके आर्म्स जैसे बॉडी से टच हुए होंगे और छोटे छोटे स्टेप्स में वो चल रहा होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत स्लो है, ठीक है, चलने के लिए भी और रुकने के लिए भी उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अगर उसको बोलेंगे रुक जाओ तब भी बहुत टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे टर्न होके आओ तो तभी ही इज गोइंग टू टेक, ही और शी इज गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप्स, जैसे नॉर्मल पर्सन को बोलेंगे घूम जाओ तो वो यहीं पे घूम लेगा ना, ये वाले पेशेंट्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स लेंगे और ऐसे गोल घूम के आएंगे, ठीक है। सो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज फिक्सिटी ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस, मास्क लाइक फेस, क्योंकि एक्सप्रेशंस देने के लिए भी एनर्जी यूज होती है आपकी, ठीक है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एक्सप्रेशंस, ठीक है, अपनी आईज तक वो ब्लिंक नहीं करेंगे, सर्पेंटाइन स्टेयर लुक, ठीक है, ऐसे घूरते ही रहेंगे। फिर जब आप उसके उनके ग्लैबुला पे ऐसे टैप करोगे, रेपिटेटिव टैपिंग, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूसेस अ ब्लिंक रिस्पॉन्स, सस्टेन्ड ब्लिंक रिस्पॉन्स, ठीक है, उस टाइम के लिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं मियरसन्स साइन। तो हमने दो साइन कर लिए, एक हमने पीछे पेज की ग्रिप वाला, ठीक है, थंब और फोर फिंगर वाला देखा, और दूसरा हमने ये देखा मियरसन्स साइन, रेपिटेटिव टैपिंग ओवर द ग्लैबुला प्रोड्यूसेस अ सस्टेन्ड ब्लिंक रिस्पॉन्स, और जैसे ये खत्म होएगा अगेन आपका स्टेयर वाला लुक फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब इन पेशेंट्स को आपको लिखने को बोलोगे तो वो ऐसे छोटा छोटा लिखेंगे, ऐसे शेकी से उसमें, ठीक है, क्यों, ट्रेमर की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, ब्रेडिकाइनेसिया की वजह से, तो स्मॉल ट्रेमुलस राइटिंग इनकी हो जाएगी, इसे कहते हैं माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो उनसे छोटे छोटे जो काम होंगे कि अपना शू लेस टाई करो, वो नहीं हो पाएगा, बटनिंग एंड अनबटनिंग नहीं हो पाएगा, देयर विल बी डिफिकल्ट रोलिंग ओवर इन बेड, राइट। पोस्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनका थोड़ा स्टूप्ड पोस्चर रहेगा, ठीक है, द बॉडी ट्राइज टू बी इन अ वेरी फ्लेक्स्ड स्टेट, ठीक है। गेट चेंजेस, बहुत स्लो स्लो चलेंगे ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेंगे, एंड द फीट आर ग्लूड टू द फ्लोर, ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाएंगे, हल्का हल्का, हमेशा इनके पैर जो है वो टच ही रहेंगे फ्लोर के साथ, ठीक है। और जो मैंने कहा था दैट इनिबिलिटी टू स्टार्ट, मतलब फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीजिंग मोशन कहते हैं, इनिबिलिटी टू स्टार्ट और कंटिन्यू द मूवमेंट, इनिशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर जब ये चलने लग जाएंगे और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया अचानक से, ठीक है, कुछ भी आ गया, किसी का पैर आ गया, कुछ भी हो गया, तो अचानक से ये बहुत सारे ऐसे लड़खड़ा जाएंगे और छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स ले लेंगे, ठीक है, यू कैन सी वेरी गुड वीडियोस आर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स ले लेंगे, ठीक है। यूजुअली अगर नॉर्मल पर्सन के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा वो उसके ऊपर से पैर रख लेगा और जल्दी से जंप कर लेगा, ठीक है, इन पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दे जस्ट लड़खड़ा जाएंगे और छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, ठीक है। सो इसे कहते हैं फेस्टिनेशन, स्मॉल इंक्रीजिंगली क्विक स्टेप्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है। और इनको पोस्चरल इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है, टेंडेंसी टू फॉल, ठीक है, ये भी आपका एक फॉल टेस्ट होता है, आप पेशेंट को शोल्डर से पकड़ते हो, उसके पीछे खड़े होकर और ऐसे पीछे को धक्का देते हो थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल पेशेंट होगा तो वो तो एक दो कदम पीछे को लेगा और अपने आप को संभाल लेगा, ठीक है। ये पेशेंट्स को आप ऐसे पीछे को खींचोगे शोल्डर से तो गिर जाएंगे, इसलिए आपको पीछे ही खड़े रहना पड़ता है व्हेन यू डूइंग दिस टेस्ट। नेक्स्ट सब कुछ स्लो हो रहा है तो स्पीच और स्वॉलोइंग भी स्लो होगा, पहले तो ये सॉफ्टर बोलेंगे, हाइपोफोनिया, फिर धीरे धीरे इन्हें बोलना भी एक काम लगेगा, तो ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू स्पीक बट दे डू नॉट वांट टू स्पीक, क्योंकि वो मसल्स को मूव करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं एकाइनेटिक म्यूटिज्म। Initially, there is going to be increased in salivation and drooling, and later on, dysphagia is going to occur. There is going to be cognitive impairment or dementia, depression, sleep disturbances, right? Investigation is basically on clinical grounds. CT or MRI can be done, right? Then if we talk about the treatment, we have the symptomatic pharmacological treatment जिसमें हम anticholinergics को use कर सकते हैं, ठीक है, in which the non-selective muscarinic antagonists are helpful, especially in relieving the tremors. Next आता है आपका levodopa. This is the metabolic precursor of dopamine. Symptomatic benefit देगा, it is best in relieving bradykinesia, rigidity, and then tremor. ठीक है, so you know blood brain barrier को cross करता है levodopa, फिर जाके वो dopamine बनता है, but dopamine को disintegrate करने वाले बहुत हैं like Mao and Comte, ठीक है, so we have to add carbidopa, ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि levodopa के साथ on off effect भी होता है। Then we can use some MAO-B inhibitors like salicylic. This reduces the metabolic breakdown of dopamine and slow down the degeneration. Then we have some dopamine receptor agonist. कुछ ergot derived होते हैं, कुछ non ergot derived होते हैं। Ergot वाले में आएंगे bromocriptine and cabergoline, non ergot में आएगा pramipexole and ropinirole.